जी सर, सबसे पहले तो आपको पार्टी के द्वारा चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्या कुछ आप कहना चाहोगे और अपना परिचय भी थोड़ा दें। मैं क्षितिज चौधरी, डॉक्टर क्षितिज चौधरी। तो मैंने पीजीआई में कार्यरत रहा हूँ मैं। तो मेरा विभाग ही है कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी से जुड़ा। तो हम तो हमेशा से ही कम्युनिटी के काम कैंप करते रहे हैं। नारायणगढ़ ये एरिया हमारा पंचकुला से लेके यहाँ बरवाला तक रूरल एरिया में ही हम काम करते रहे हैं। वैसे भी मैं यहीं की मेरा तो पैदाइश गांव, भाई बहन सारे मेरे चाचे ताऊ यहीं के ही हैं जी। जो आपको इस फ्रेम में दिख रहे हैं वो भी, इससे बाहर भी। तो यहाँ से तो जुड़ाव है ही मेरा। बस ये था कि तब आप जब डॉक्टर होते हो तो आपके हाथ बंधे होते हैं, आप सिर्फ औजार ही उठा सकते हो। सिस्टम में क्या गड़बड़ है उसको ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जी स्वाभाविक कदम ये होते हैं। तो पार्टी ने भी अब की बार विश्वास रख के नया चेहरा लाए हैं। यही हमारी खूबी है कि जो दूसरी पार्टियां लगातार बोल बोल के फिर वापस आके 10-10 साल से बैठे, क्या क्या बदल लिया इन्होंने। जो 10 साल पहले आप एक तस्वीर ले लो यहाँ की, आज देख लो वही है, क्या फ़र्क है। और कांग्रेस तो जी अपने आप में ही उलझी हुई है, उनके गट ही इतने हैं। ऐसा एक का आपको कहीं दिख जाए, हमारी असेंबली छोड़ दो, आप पूरे स्टेट में देख लो, ऐसी ग्रास रूट पकड़ जो हमारी है वो कहीं हो। तो ग्रास रूट से भी, और फिर जो यहाँ पे चंडीगढ़ की हवा का भी असर है जी। तो ऐसे पढ़े लिखे कैंडिडेट की ही ज़रूरत है हमें। तो ये जो मिश्रण है, और साथ में इसके साथ जो हमारा बीएसपी के साथ गठन है, तो आप ये देखिए, बस चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए और देखिएगा फिर आपको। सरकार बनाने जा रहे हैं बस। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो क्या मुद्दे अहम रहेंगे जो पंचकुला विधानसभा की है, और यहाँ पे रोजगार को लेकर भी काफी युवाओं हैं जो बेरोजगार हैं, उनको लेकर क्या कुछ करने की सोच है आपकी। युवा हो, सबसे युवा प्रत्याशी अगर कहा जाए, अब पंचकुला विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे पढ़े लिखे आप ही हो, तो क्या कुछ युवाओं के लिए आपने सोच रखी है। बिल्कुल, देखिए ये तो ऐसी समस्या है जो कब से चली आ। मैं MBBS MD स्कूल करने के बाद, कॉलेज 10 साल लगाने के बाद, उसके बाद मैंने मेरे साथी लोग देखे हैं वो नौकरी के लिए इधर भटक रहे हैं। तो अब बाकियों की तो बात ही क्या करनी। तो ये क्या है सरकार ने, क्या कर रहे हैं। ये जो मुंह बाई समस्या खड़ी है बेरोजगारी की सदा से, ये फिर बोल रहे हैं हम फिर आएंगे फिर करेंगे, क्या कर लेंगे अब की बार ये अलग। तो देखो ये तो समस्या हर एक की हमेशा से है। उसके अलावा भी जी हमारी पकड़ हर एक के साथ है। तो हर एक की नब्ज, जिसकी जो समस्या, हम तो धरातल से जुड़े लोग हैं, हर एक की समस्या का समाधान हमें करना है, आना है। और अगले 5 साल ना दिन ना रात सारे हमारे भाई बहन लगेंगे, और पंचकुला जैसा होना चाहिए वैसा ही बना के रहेंगे। क्या अपील जनता से करना चाहोगे आप अभी। हम ये कहेंगे जी कि बस अब की बार इनेलो BSP के संगठन को ही आपको वोट देना है। अब भटक चुके बहुत इधर उधर, ठीक है। अब की बार हाँ, हवा जो बदल रही है, अभी आंधी बनेगी, आपने इसको पकड़ना है और 5 अक्टूबर को दिखाना है। एक टिप्पणी और कि ये जो नेता है ना, मतलब ये फोटो के लिए आ रहे हैं, चाहे 100 मीटर की सड़क हो, ये नेता सालों से राजनीति में लीन हो गए हैं। भ्रष्टाचार और ये सब जो ट्रैपिंग है ना पॉलिटिक्स की, ये इसमें पूरी तरह लिप्त है। इसी के बनिस्पत अगर कोई नई एनर्जी, कोई नया चेहरा आता है ना, तो जब भी आप नए आते हैं, आप एक मासूमियत होती है, एक मासूमियत और एक जोश, मुझे करना है, अपने लोगों के लिए करना है, अपने भाई बहनों के लिए करना है। अभी नहीं होता आपका दिमाग ना खराब और ना ही आप लालच में फंसते हैं। तो ये सब काम होने के लिए, इसलिए इनेलो ने इस बार नया चेहरा और परफेक्ट पर्सन टू वोट इस हमारा कैंडिडेट BSP और INL। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें, और आज बैठक रखी गई थी जो इनेलो के कार्यकर्ता, उसके बारे में बताएं। मैं मनोज अग्रवाल हूँ, पार्टी का प्रदेश कोषाध्यक्ष और पंचकुला जिला शहरी अध्यक्ष। आज की जब बैठक का मुख्य उद्देश्य तो ये था, कल हमारे नॉमिनेशन फाइल हो गए थे, और उसके बाद आगे की रणनीति के लिए हमारे इस बरवाला ब्लॉक के जो हमारे हर गांव के जो हमारे प्रधान हैं या पदाधिकारी हैं, मुख्य सभी लोगों को आज यहाँ बुलाया था आगे की रणनीति तय करने के लिए। यहाँ की जो भी आवश्यकताएं हैं पार्टी प्रचार के लिए, कैंडिडेट के प्रचार के लिए, और एक कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आज का मुख्य उद्देश्य ये था कि मेन बंदों से उनको परिचय करा दिया जाए। आगे के रूपरेखा हर गांव के लिहाज से कहाँ जनसभा करनी है और कहाँ पे हमने रोड शो करना है, उसके बारे में किया जाए।
तो क्या फर्क है दूसरे उम्मीदवारों की बजाय, जो इनेलो और बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं सतीश चौधरी, उनमें क्या अंतर है, इसलिए पब्लिक इनको वोट दे? पब्लिक को इसलिए वोट देनी है क्योंकि नौजवान चेहरा है, नई सोच है, नई उमंग है, नई तरंग है। और नई उमंग और नए जोश के साथ जो आदमी काम करता है वो 76 साल का बीजेपी का प्रत्याशी नहीं कर सकता, या 4 बार का जो यहाँ का एमएलए रह चुका है वो नहीं कर सकता। वो भी एक थका हुआ प्राणी बन चुका है। और अपनी अपनी छवि एक के ऊपर तो मौजूदा है, उसके ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप है कि रेडी फड़ी वालों से भी अपने जिसने पैसे लिए, जिसके बारे में सदन के अंदर सरेआम हमारे नेता चौधरी अभय सिंह ने अपना आरोप लगाया कि 300 रुपये रेडी वालों से इकट्ठे किए। एक तरफ तो ऐसे नेता हैं जो गरीब आदमी से मंथली या डेली ले रहा है, एक तरफ ऐसे नेता हैं जो जिनका सामाजिक रुतबा, जो इनका एक जो पीछे काफ़ी बदनाम रहे हैं, किसी भी कारणों से मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, एक तरफ उनका है। उन्होंने पंचकुला को पेरिस बनाने के नाम पे लोग वोट लिए थे। उनको लोगों ने इस उम्मीद में कि पंचकुला पेरिस बनेगा, चौधरी साहब बनाएंगे, बजलाल जी बनाएंगे, तो उनको 4 बार वहाँ का एमएलए बनाया, डिप्टी सीएम भी रहे। लेकिन कोई ऐसा उद्योग पंचकुला शहर के अंदर या पंचकुला ज़िले के अंदर स्थापित नहीं हो सका जिससे यहाँ के आसपास के देहात के लोगों को वहाँ रोज़गार मिल सके। छोटे रोज़गार ही मिलते जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो पाती। 1-2 फैक्ट्रियाँ थी पंचकुला ज़िले के अंदर, सूरजपुर फैक्ट्री और अपनी एचएमटी की फैक्ट्री। एचएमटी फैक्ट्री में इन्होंने एक एप्पल मार्केट बना दी है। अब उस एप्पल मार्केट से हरियाणा वासियों को, पंचकुला जिला वासियों को क्या फ़ायदा मिला? जो सेब आ रहा है, जो सेब जिसका आगे बिक रहा है वो बिक रहा है हिमाचल का। ना यहाँ कोई ट्रक यूनियन है जहाँ हमारे लोगों को ट्रकों के ज़रिए से रोज़गार मिलता, कोई ड्राइवरी करता हो, कोई क्लीनरी करता हो। आड़ती भी हैं मैक्सिमम बाहर के, चंडीगढ़ के, जिन्होंने यहाँ प्लाट खरीदे हैं। तो हमारे उस पर जो 200, 300, 400, 500 करोड़ रुपये खर्च किया गया सेब मंडी पर, उसके लिए उसकी आवश्यकता क्या थी? वो तो पहले ही परवाणु में मंडी है, उसके 4 कदम पहले। तो ऐसी ऐसी योजनाओं पर पैसा खर्च किया गया। यहाँ पे 27 सेक्टर में पंचकुला में इन्होंने एक वृद्ध आश्रम बनाया था 7 मंजिला। उसको उन्होंने कंडीशन रख दी कि 1 लाख रुपये हम इसकी सिक्योरिटी लेंगे बुजुर्ग से, और 5500 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना उससे खर्चा लेंगे। तो वृद्ध आश्रम बनाने की जरूरत क्या है? अगर किसी के पास इतने पैसे होते, अगर वो 10,000 रुपये अपना एकल अपने ऊपर खर्च कर सकता है कोई बुजुर्ग आदमी, तो उसको वृद्ध आश्रम में क्यों जाएगा? वो एक अटेंडेंट ही रख लेगा घर पे। ऐसे ही इन्होंने महिला हॉस्टल बनाया एक 27 सेक्टर के अंदर। वो महिला हॉस्टल आज तक नहीं चल पाया अभी तक। तो जो कर रहा है, अगर 100 मीटर की सड़क भी कोई बनाई गई है, उसका भी हमारे विधायक जी नारियल फ्लोर का उद्घाटन कर रहे हैं। 100 मीटर की, अगर यहाँ से लेकर मंडी के गेट तक सड़क का निर्माण, क्या निर्माण तो पहले ही हो रखा है, अगर उसकी रिपेयर भी हो रही है, उसका भी उद्घाटन हो रहा है। मतलब जो एक गली के प्रधान का काम है, जो जिसका नारियल फोड़ के उसका उद्घाटन करने का, वो एक एमएलए और स्पीकर कर रहा है, तो उसका स्टेटस और लेवल कहाँ पे आ गया? तो जो जनता जितनी त्रस्त है, इन्होंने सिर्फ शिलान्यास किए हैं बड़ी बड़ी परियोजनाओं के। एक पार्क बन रहा है वहाँ डंपिंग ग्राउंड के पास, ओपन एयर थिएटर, उस पर 300 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है। उस 300 करोड़ रुपये का जनता को क्या लाभ हो रहा है? एक ओपन थिएटर बना दिया, कब कार्यक्रम कब होगा उसमें? कभी साल में 1 बार या 2 बार। जबकि पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम लगा लो, और इस तरह की कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कभी भी कितना भी बड़ा प्रोग्राम किया जा सकता है। ऐसी ऐसी योजनाओं पे पैसा खर्च किया जा रहा है। सेक्टर 7 का कम्युनिटी सेंटर है, 4 साल हो गए उसको तोड़े हुए, 2.5 साल से काम बंद पड़ा है। सेक्टर अपना इसका सेक्टर 7 का और सेक्टर 10 का कम्युनिटी सेंटर जो सबसे बड़ा था, उसको तोड़े हुए 4 साल हो गए। वो सिर्फ ठेकेदारों से कमीशन नहीं मिल पा रही पार्षदों को, इस वजह से काम बंद पड़े हैं। इस तरह की योजनाएं हैं जिसका पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी तरीके से। शहर बुचड़खाना बना दिया, कहीं ये स्टेट कैटल के लिए गौशाला खोलते हैं। अब ये अवैध कब्जा करवा दिया गोवन के नाम से, अपना उसके घग्गर नदी के पुल के ऊपर। वो जगह किसकी है? सरकार की जगह, अवैध कब्जा। क्योंकि अब गौवें वहाँ रखे हैं, इसलिए कोई हटाने आने वाला नहीं इनको। अब फैशन डिज़ाइनिंग का वो बना दिया यहाँ पे। उसको बताओ कितने लोग फैशन डिज़ाइनिंग के सीखने के लिए जाते हैं? प्रैक्टिकल में जो आधारभूत रोज़गार जिस लोगों को जो मिलना चाहिए, उस दिशा में कोई भी काम नहीं है। काम केवल वो हुए हैं जिनमें इनको कमीशन मिली है, जहाँ इन्होंने डाके डाले हैं, जहाँ इन्होंने पैसा कमाया। तो जो बड़े नेता हैं, अब चुनावी दौर है, तो पंचकुला विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए क्या स्टार प्रचारक कौन कौन यहाँ पे आएंगे, और कौन कौन सी बड़ी रैलियाँ हैं जिसका निमंत्रण भी दिया जा रहा है? हमारी एक तो जो ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस पे हर साल एक 25 सितंबर को हमारी एक अपनी पूरे प्रदेश की रैली की जाती है, जिसमें पूरे देश के बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों के भी शामिल होते हैं। अब की बार उस रैली के अंदर बहन मायावती जी भी आएंगे और आनंद प्रकाश जी भी,
बहुजन समाज पार्टी से, और बाकी और नेता जैसे जनता दल यूनाइटेड के आते हैं हमारे पास, और अकाली दल के आते हैं, और पार्टियों को सभी को निमंत्रित किया जाता है और सभी लोग आते हैं। अब की बार हमारे यहाँ पे भी जो रैली एक 20 तारीख से लेकर 3 तारीख के दरमियान हमारे पंचकुला कॉन्स्टिट्यूंसी की भी एक रैली होगी, जिसमें भाई अभय सिंह जी भी और आनंद प्रकाश जी दोनों शिरकत करेंगे। जी, एक आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है, अगर पंचकुला विधानसभा की बात करें इसको लेकर क्या कर सकते हैं? आवारा पशु अगर कालका से लेके मोले मोड़ तक शायद ही ऐसी कोई सड़क हो, ऐसा कोई गली हो, ऐसा कोई मोहल्ला हो जहाँ पे आवारा पशु ना हो, जबकि सरकार अपनी तरफ से दावा करती है, बार बार दावा करती है। गौ सेवा आयोग का इन्होंने एक आयोग भी बनाया गौ सेवा के नाम से, उसका चेयरमैन भी बना रखा है, और ये कहते हैं कि हमने पशु मुक्त कर दिया पंचकुला शहर को। लेकिन आप किसी भी सड़क से चले जाओ, आपको कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन किसी पशु से टकरा के कोई दोपहिया वाहन चालक ना घायल होता हो, या किसी गाड़ी का बोनट ना टूटता हो, या दुर्घटना होने से मतलब कभी कभार बच जाता हो। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपना गौशाला बना के उनको अनुदान भी दे रही है, गाँव के लिए खर्चा भी दे रही है, लेकिन तब भी आवारा पशु कम नहीं हो रहे। हमारे विधायक जी ने, जो इस समय मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने एक 7 सरोकार का नाम दिया था, 7 सरोकार का नारा दिया था पंचकुला को, जिसमें एक आवारा पशु मुक्ति का भी था। लेकिन उन 7 सरोकारों में से एक भी पूरा नहीं हुआ। बेरोजगारों को रोजगार देना था, आवारा पशुओं से मुक्ति दिलानी थी, 24 घंटे बिजली की सप्लाई करनी थी इन्होंने, सड़कें जो एकदम से पेरिस जैसी बनानी थी। वो पेरिस जैसी तो क्या, बल्कि वहाँ वन महोत्सव मनाने जैसी नौबत आ रखे हैं, ऐसे ऐसे खड्डे हो रखे हैं वहाँ पे। तो किसी भी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सरकार हमारे ज़िले में तो ख़ास तौर पे हर मोर्चे पे विफल रही है। जो वादे किए गए उनमें से एक भी पूरा वो नहीं कर पाए। अभी बैठक के दौरान आपने मुद्दा उठाया था फैमिली आईडी का, लोगों को परेशानी की, किस तरह की परेशानी है लोगों में है और क्या कुछ फैमिली आईडी को लेकर? फैमिली आईडी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अब एक घर के अंदर मान लो कोई बच्चा 18 साल का हो गया, उसको वो कहीं नौकरी करने लगे, दिहाड़ी करने लगे, तो उसकी भी इनकम ऐड कर दी। वो इस तरह की इनकम ऐड करने से मान लो उसको उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा हुआ मिनिमम इनकम का परिवार का, उसमें अगर 10-20 हज़ार रुपये उसको साल में वो बच्चा कमाने लग गया, पार्ट टाइम काम करके 50 हज़ार कमा रहे, इसलिए बच्चे को कितने मिल जाएंगे 18 साल के को? अनट्रेंड है वो, उसको कोई आता तो है नहीं। उसको मान लो कि 5 हज़ार की नौकरी मिल गई, 6 हज़ार की नौकरी मिलेगी, तो कितने कमा लेगा? 60 हज़ार कमा लेगा, 70 हज़ार कमा लेगा। वो पैसा भी इन्होंने उस इनकम में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से मैक्सिमम परिवार जो है उस निम्नतम जो अपना जो इन्होंने निर्धारित सीमा की हुई है एक इनकम की, उससे बाहर निकल गए वो। इससे उनके अपना जो राशन कार्ड वगैरह में उनके दिक्कतें आई है, वो राशन कार्ड कटे, उनको राशन मिलना कईयों को दूभर हो गया, मिल नहीं रहा कईयों को। वो उसको ये उस त्रुटि को ठीक करने का सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही। अगर कोई ठीक कराने भी जाता है तो उसको 20 दिन 25 दिन पहले तो होता ही नहीं है, अगर होता है तो महीना महीना उसको चक्कर काटता रहता है, और वो महीने भर में अपने चूल्हे पे क्या खाएगा क्या बनाएगा इसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है।